मेरा नाम रमेश यादव है। मैं भोपाल में बस ड्राइवर हूँ और जब से होश संभाला है यही काम कर रहा हूँ। आमतौर पर मेरी ड्यूटी दिन के समय होती थी। स्कूल के बच्चों, ऑफिस के कर्मचारियों और रोज के सफरियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम। मुझे कभी अंधविश्वास पर यकीन नहीं था। भूत, आत्माएं, श्राप, ये सब सिर्फ गांवों की कहानियां थीं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक मैंने रात की शिफ्ट नहीं ली, जब तक मैंने रूट 44 के बारे में नहीं जाना। वो एक उमस भरी मानसूनी रात थी जब सब कुछ बदल गया। डिपो के सुपरवाइजर प्रकाश ने मेरे पास आकर एक गुजारिश की, रमेश भाई, एक मदद कर दो, आज रात 11:50 की शिफ्ट ले लो। मैंने भौहें चढ़ाई। रात की शिफ्ट? मैं तो हमेशा दिन में बस चलाता हूं ना। प्रकाश थोड़ा झिझका, फिर धीमे स्वर में बोला, राठौर नहीं आया, हमें किसी को आखिरी बस चलाने के लिए चाहिए। उसके लहजे में कुछ अजीब था, मगर काम तो काम था, इसलिए मैंने हामी भर दी। रात 11:45 मैं पुरानी सरकारी बस में बैठा शीशे सेट कर रहा था। रूट सीधा साधा था, न्यू मार्केट से पैसेंजर लेने, लेक रोड से होते हुए कुछ वीरान इलाकों से गुजरना और आखिरी स्टॉप कोलार रोड पर सफर खत्म करना। कम से कम मुझे तो यही लगा था। ठीक 11:50 पर मैंने बस डिपो से निकाली। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। सुनसान सड़कें, अजीब सी खामोशी। न्यू मार्केट से कुछ मुसाफिर बस में चढ़े, थके मांदे मजदूर और एक कॉलेज का लड़का जो फोन में डूबा हुआ था। सभी अलग अलग सीटों पर बैठे, अपनी ही दुनिया में गुम। लेकिन एक मुसाफिर ऐसा था जो आते ही मेरे जहन में अटक गया। एक औरत हल्की सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना कुछ कहे चुपचाप बस में चढ़ी और सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे नहीं पता क्यों, मगर उसकी मौजूदगी ने मुझे बेचैन कर दिया। शायद इसलिए कि उसने एक बार भी सिर नहीं उठाया, या शायद इसलिए कि उसके गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे, जैसे वो घंटों बारिश में भीगती रही हो। या फिर इसलिए कि जब मैंने उसे रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी परछाई साफ नहीं दिख रही थी। मैंने मन को झटका और सड़क पर ध्यान लगाया, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई एक अजीब बात सामने आई। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते उतरते रहे, बस वो औरत वैसी ही बैठी रही। अब बस में बस 3 लोग बचे थे। कॉलेज का लड़का जो अब सो चुका था, एक बूढ़ा आदमी जो खिड़की के पास ऊँघ रहा था। मैंने शीशे में झांककर आखिरी सीट की तरफ देखा। वो औरत अब भी वहां थी, नीचे जमीन पर नजरें टिकाए हुए। बस ने अचानक एक गड्ढे पर झटका खाया और तभी एक आवाज आई, एक धीमी, खुरदुरी, सरसराती फुसफुसाहट। रमेश! मैंने झटके से ब्रेक दबा दिए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़ा आदमी हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ भाई? उसने जम्हाई लेते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया। कुछ नहीं, लेकिन मेरा दिमाग झूठ बोल रहा था, क्योंकि बस में सवार किसी भी इंसान को मेरा नाम नहीं पता था। फिर भी उस फुसफुसाहट ने मुझे नाम से पुकारा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद थकान की वजह से ऐसा लगा हो, शायद ये बस बारिश की आवाज का खेल हो। लेकिन मेरी रूह तक सिहर गई थी। कुछ आया बस में। अब बारिश धीमी हो चुकी थी। आगे की सड़क वीरान और काली पड़ी थी। जैसे ही अगला बस स्टॉप आया, मैंने बस धीरे कर दी। सड़क किनारे लगा पीला स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रहा था। उसकी हल्की रोशनी बस स्टॉप के छोटे से शेड पर पड़ रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी नियम के अनुसार मैंने बस के दरवाजे खोले। दरवाजों के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई बस में चढ़ा हो। मैंने हल्की सी सरसराहट सुनी, जैसे कोई गीले पैर घसीटते हुए बस की फर्श पर चल रहा हो। लेकिन जब मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। खिड़की के पास बैठे बूढ़े आदमी ने असहज होकर पहलू बदला। भाई, वहां कोई नहीं था, बस चलाओ। मैंने सिर हिलाया, गला खुश्क हो गया था। लेकिन जैसे ही बस आगे बढ़ी, मेरी नजर अचानक पीछे वाले शीशे पर पड़ी। आखिरी सीट पर बैठी औरत, उसका सिर थोड़ा मुड़ा हुआ था, मुझ पर नहीं बल्कि उसके ठीक आगे वाली खाली सीट की तरफ, जैसे वहां अब कोई बैठा हो। अचानक जो लड़का पिछली सीट पर सोया हुआ था, वह झटके से जाग उठा। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखें चारों ओर घबराई हुई घूम रही थीं। कितना टाइम हुआ? मैंने घड़ी देखी, 12:15। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अभी भी हम लेक रोड पर हैं? मैंने भौहें चढ़ाई। हाँ, तो क्या दिक्कत है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर एक पल के लिए आखिरी सीट की तरफ गई, फिर तुरंत मुझ पर आ टिकी। मुझे यहीं उतरना है, वह बुदबुदाया। लेकिन यहाँ कोई, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन वह घबराया हुआ पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैंने बस रोकी, वह लड़का बिना एक पल गंवाए नीचे कूद गया, अंधेरे में भागता चला गया। और तभी मुझे एहसास हुआ, वह इकलौता इंसान था जिसने आखिरी सीट पर बैठी उस औरत को देखा था। बूढ़ा आदमी जो आगे की तरफ बैठा था, उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या उसने उसे देखा भी था? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से शीशे में फिर से झांका। वह अब भी वहां बैठी थी, अचल, मौन। लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब मुझे देख रही हो। अगले स्टॉप पर बूढ़ा आदमी भी उतर गया। अब बस में सिर्फ मैं था और वह। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। बस 2 और स्टॉप, बस 2 और। बस सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। स्ट्रीट लाइट्स अब कम होती जा रही थी। लंबे अंधेरे हिस्से सड़क को निगल रहे थे। इंजन की घरघराहट और वाइपर की धीमी थाप थाप के अलावा कोई आवाज नहीं थी। फिर मैंने उन्हें सुना, कदमों की आहट, धीमे, नरम, मेरी ओर बढ़ते हुए। मैंने अपनी सांस रोकी, शीशे में झांका। वह सीट अब खाली थी, लेकिन आहट अभी भी आ रही थी। और फिर मेरे ठीक पीछे एक परछाई हिली। मेरे कान के पास ठंडी गीली सांस महसूस हुई। रमेश, रुको मत। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। हवा अचानक असहनीय रूप से ठंडी हो गई थी। मेरी आंखों में धुंध छाने लगी। पीछे कुछ था। शीशे में मैंने उसे देखा। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब तरह से सफेद, होंठ एक अस्वाभाविक मुस्कान में खिंचे हुए, और उसकी आंखें काली, गहरी, निर्जीव। बस झटके से लड़खड़ा गई। मेरे मुंह से घुटी हुई चीख निकल पड़ी। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। फिर किसी ने मेरे कंधे पर ठंडी उंगलियां रखी। रमेश, मत रुको। मैंने घबरा कर ब्रेक पर पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस अपनी रफ्तार से चलती रही। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। मैंने झटके से हैंड ब्रेक खींचा। बस कांपी, लेकिन नहीं रुकी। तभी अगला बस स्टॉप दिखा। एक आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, वर्दी में। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। राठौड़, वही ड्राइवर जिसे शिफ्ट पर आना था। लेकिन वह यहां कैसे हो सकता है? क्योंकि राठौड़ की मौत पिछले हफ्ते हो चुकी थी। राठौड़ वहीं खड़ा था, उसका चेहरा भावशून्य। उसकी वर्दी अब भी वहीं धुंधली नीली थी, लेकिन भीगी हुई लग रही थी, जैसे वह घंटों से बारिश में खड़ा हो। मैं चीखना चाहता था, अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन बस उसी की ओर बढ़ती जा रही थी। राठौड़ ने हल्के से अपना सिर टेढ़ा किया, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, न हाथ हिलाने के लिए, न मुझे रोकने का इशारा करने के लिए, बल्कि मेरे पीछे किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से पीछे देखने के लिए शीशे में नजर डाली। वह अब भी वहां थी, लेकिन अब वह मेरे तरफ रेंग रही थी, चारों हाथ पैरों के बल। उसकी उंगलियां अजीब तरह से मरोड़ी हुई। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला, और उसकी काली गहरी आंखें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। मेरा शरीर जड़ हो गया। बस की लाइट्स टिमटिमाने लगीं, जैसे उनकी रोशनी बुझने वाली हो। हवा भारी हो गई थी। सड़ी गली बदबू मेरे फेफड़ों में भरने लगी। फिर उसने कहा, रमेश, तू भी रुक जा। आवाज मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी, और फिर बस जोर से झटके के साथ हिली। मेरे सामने की सड़क अचानक गायब हो गई। अब वहां सिर्फ एक गहरी अंधकारमय खाई थी। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, और बस अंधेरे में समा गई। बस झटके से आगे बढ़ी। टायर किसी अनजानी सड़क पर रगड़ खा रहे थे, एक ऐसी सड़क जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो चुके थे। शहर भी कहीं खो गया था। अब बस के सामने सिर्फ एक लंबी अंतहीन सड़क थी, अंधेरे में डूबी हुई, दोनों तरफ घना कोहरा उठता हुआ। मैंने ब्रेक पर फिर छोड़ दिया। इस बार बस रुक गई। कुछ पलों तक बस सन्नाटा था। मेरी हाँफती हुई सांसों की आवाज बस के भीतर गूंज रही थी, और फिर टप 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 कोई बस के शीशे पर दस्तक दे रहा था। मैंने सिर उठाया। मेरे पेट में एक ठंडक सी दौड़ गई। राठौड़ बस के ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था, होंठ हिले, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मुझे अंदर ही रहना चाहिए था। मुझे बस स्टार्ट करनी चाहिए थी और दूसरी दिशा में भाग जाना चाहिए था। लेकिन मेरा हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ा।
मैंने दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया। जैसे ही दरवाजे खुले, पीछे से वह औरत फिर से फुसफुसाई, अब तू वापस नहीं जा सकता रमेश। बस के अंदर की लाइटें बुरी तरह झपकने लगी और फिर सब कुछ काले अंधकार में डूब गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं अब भी ड्राइवर की सीट पर था, लेकिन कुछ गलत था। बस अब खाली नहीं थी, हर सीट भरी हुई थी। मर्द, औरतें, बच्चे, सब पुराने फटे पुराने कपड़ों में। उनकी खाल एक अजीब भूरी सफेद रंग की थी, जैसे बरसों से धूप नहीं देखी हो, और उनकी आंखें खाली, जीवनहीन। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन इससे भी भयानक बात मैंने तब देखी, वे सब सांस नहीं ले रहे थे। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। मुझे यहां से निकलना था। मैंने चाबी घुमाई, इंजन घर घर आया और स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी बस के पीछे से एक आवाज आई, चला रमेश, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा। वह वहीं थी। मैंने झटके से पलट कर देखा। वह बस के सबसे पिछले हिस्से में खड़ी थी। उसकी काली खाली आंखें सीधे मुंह पर टिकी थीं, और फिर बस में बैठे सभी यात्रियों ने अपनी गर्दनें घुमा ली एक साथ। उनके मुंह खुले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ गहरा अंतहीन सन्नाटा। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन मेरे पैर, उन्होंने एक्सीलेटर दबा दिया और बस चल पड़ी, मृतकों को उनकी मंजिल तक ले जाने के लिए। एक ऐसी जगह जहां से मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बस आगे बढ़ती गई। उसकी हेडलाइट्स गहरे अजीब से कोहरे को चीर रही थीं। सामने सिर्फ एक लंबी अंतहीन सड़क थी, कोई मोड़ नहीं, कोई संकेत नहीं, बस अंधेरे की ओर जाता सीधा रास्ता। सहज रूप से मैंने जीपीएस चेक किया। स्क्रीन पर एरर लिखा आया। मैं एक ऐसी सड़क पर था जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर सुन्न पड़ रही थीं, सांसें उखड़ रही थीं। पीछे बैठे यात्री बिल्कुल स्थिर थे, न कोई खांसी, न कपड़ों की सरसराहट, न सांस लेने की आवाज, बस इंजन की हल्की घरघराहट और सीटों के पुराने हिलने की ध्वनि। और फिर पीछे से उसकी आवाज आई, रमेश, तुम्हें याद है ये रूट 44 है? मैंने दांत भींच ली। रूट 44, मैंने पहले भी इसके बारे में सुना था। एक पुरानी सुनसान सड़क, भूतिया रास्ता। यहां कोई बस नहीं चलती थी। अब नहीं, तब से नहीं जब से वो हादसा हुआ था। वो हादसा जिसने पूरी बस के यात्रियों की जान ले ली थी। वो हादसा जिसने राठौर को मार दिया था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, राठौर अब भी बाहर खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। और फिर रेडियो अचानक खड़खड़ाने लगा। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रमेश, सुन रहा है? रमेश, तुरंत बस रोक। अरे, भोपाल बस डिपो का डिस्पैचर। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं अकेला नहीं था। मैंने कांपते हाथों से रेडियो उठाया। अरे भाई, मुझे यहां से निकाल। मैं सिर्फ स्टैटिक। फिर उसकी आवाज दोबारा आई, इस बार और भी घबराई हुई। तू रूट 44 पर है रमेश, वहां मत रुक, वो बस नहीं है, वो सफर मत कर। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो बस नहीं है तो फिर मैं चला क्या रहा था? मैंने शीशे में देखा। इस बार सभी यात्री मेरी तरफ मोड़े हुए थे। उनकी खाली काली आंखें मुझ पर जमी हुई थीं। फिर उनमें से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, बहुत ज्यादा मुस्कुराई। उसके होंठ असामान्य रूप से खिंच गए। उसके काले सड़े हुए मसूड़े दिखने लगे, उसके सड़े गले दांत, और उसने कहा, रमेश, रुक क्यों गया? हमें छोड़कर जाओगे? मेरा पैर ब्रेक पर जाने को मजबूर हुआ, मगर वो हिला ही नहीं, बस और तेज चलने लगी। बाहर धुंध और घनी हो गई। सड़क अदृश्य हो चुकी थी, अब बस सिर्फ अंधकार में दौड़ रही थी। और फिर पीछे से वो औरत चलने लगी। हर कदम पर उसकी हड्डियां छटक रही थीं। उसके पैरों के निशान गीले काले धब्बे छोड़ रहे थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, पीछे हटो, मगर वो बढ़ती रही। बस की लाइटें तेजी से झपकने लगी। एक भयानक दर्द मेरे सिर में छा गया। एक आवाज, एक मूक चीख सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंज उठी। फिर उस औरत का चेहरा विकृत हो गया। उसके होंठ पूरी तरह फट गए और उसके मुंह से सैकड़ों सड़ते हुए काले कीड़े रेंगने लगे। और तभी वो मुझ पर झपटी, बस जोर से किसी चीज से टकराई। अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मेरे कानों में एक तीखी गूंज थी। मेरा सिर फटा जा रहा था, मुंह में धातु का स्वाद था, खून। बस में सन्नाटा था। मैंने हिलने की कोशिश की, मगर शरीर भारी लग रहा था। धीरे धीरे
मैंने सिर उठाया। सारी सीटें खाली थीं। यात्री गायब हो चुके थे। सिर्फ उनके कपड़े सीटों पर पड़े थे, खोखले खोलों की तरह। और फिर मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। सड़क अब सड़क नहीं थी, बस किसी अज्ञात काले शून्य के बीच खड़ी थी। ना आसमान था, ना जमीन, ना कोई मंजिल, बस अंतहीन अंधकार हर दिशा में फैला हुआ था। और तभी फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले हल्की, फिर तेज, सैकड़ों आवाजें मुझे पुकारती हुई। रमेश, रमेश, अब तुम भी हमारे जैसे हो। एक ठंडी बेजान हथेली ने मेरे कंधे को जकड़ लिया। मैंने कांपते हुए गर्दन घुमाई। वो वहीं थी, बस की पहली सीट पर बैठी हुई। उसकी निश्चल काली आंखें मुझ पर गड़ी थीं। और फिर वो मुस्कुराई। तुम अब इस बस के नए ड्राइवर हो। मेरा दिल डूब गया। क्या मतलब? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। उसने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुमने सफर पूरा कर लिया रमेश। नहीं, मैं दुर्घटना का शिकार हुआ था। ये सब असली नहीं हो सकता। मैं यहां नहीं रह सकता। वो धीमे से हंसी, एक खोखली सर्द हंसी। तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो? मैंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने उसे छूना चाहा, दरवाजा गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ ठंडी ठोस धातु थी। पूरी बस हिलने लगी। पीछे की सीटों में चरमराहट गूंजी। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वे सभी लौट आए थे, सभी यात्री, खामोश, घूरते हुए। उनकी खोखली आंखें मुझ पर टिकी थीं, इंतजार करते हुए। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर मेरी नजर स्टीयरिंग के बगल में रखी एक चीज पर पड़ी, एक टिकट मशीन। और उसके ठीक पास एक छोटा जंग लगा बोर्ड। उस पर लिखा था, रूट 44 में आपका स्वागत है। ये बस कभी नहीं रुकती। सीने में जलन होने लगी। मैंने नीचे देखा। मेरी वर्दी बदल चुकी थी, पुरानी, फटी हुई, काले धब्बों से सनी, जैसे किसी मरे हुए आदमी की हो, जैसे राठौर की वर्दी थी। और तभी बस का इंजन गरज उठा। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमने लगा। हेडलाइट्स ने घने कोहरे को चीर दिया और दूर एक बस स्टॉप नजर आया। उसके नीचे एक अकेला शख्स खड़ा था, इंतजार करता हुआ। मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मेरा मुंह खुला ही नहीं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। स्ट्रीट लाइट झपक रही थी। वो शख्स वहीं खड़ा था, झुका हुआ, स्थिर। मैंने अपने हाथ हटाने की कोशिश की, मगर मैं बस के कब्जे में था। मुझे जबरदस्ती गियर पकड़ने पर मजबूर कर दिया गया। दरवाजे खुल गए। ठंडी बेजान हवा बस में भर गई। वो शख्स अंदर आया, एक साधारण आदमी, पुरानी शर्ट और पैंट पहने हुए। मगर कुछ अजीब था। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो कुछ इंच हवा में तैर रहा था। वो चुपचाप सामने की सीट पर बैठ गया। ना टिकट लिया, ना मंजिल पूछी, जैसे उसे पहले से ही पता था कहाँ जाना है। मेरी गर्दन सूख गई। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और बस फिर से चल पड़ी। मुझे नहीं पता कितनी देर में चलता रहा। मिनट, घंटे, दिन। बस में कोई घड़ी नहीं थी, ना सूरज था, ना चांद, बस कोहरा और एक रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। फिर आगे एक शहर उभरा, मगर ये भोपाल नहीं था। ये जगह गलत लग रही थी। पुरानी ढहती हुई इमारतें, दरारों और काले फफूंद से ढकी दीवारें, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स, खाली सड़कें, कोई लोग नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी धीमी गूंज। बस ने एक टर्मिनल पर रुकने की कोशिश की, मगर साइन बोर्ड पर लिखे अक्षर हिल रहे थे, जैसे जिंदा हूं। फिर दरवाजे खुल गए। नए यात्री इंतजार कर रहे थे। वे एक एक कर चढ़े। उनके चेहरे धुंधले थे, बदलते हुए, जैसे वे इस दुनिया के थे ही नहीं। और तभी मुझे समझ आया, ये मरे हुए लोगों का शहर था, जहां खोई हुई आत्माएं बस में सवार होती थीं, जहां मैं हमेशा के लिए कैद हो चुका था। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरे हाथ अपने आप एक्सीलेटर दबा चुके थे। मैं चलता रहा। हर स्टॉप पिछली जगह से ज्यादा अजीब था। ऐसी जगहें जो किसी नक्शे पर नहीं थी। कभी कभी बस की खिड़की से कुछ दिखता, अंधेरे में छुपी परछाइयां, गली के कोनों में झांकती हुई, हिलती हुई इमारतें, कोहरे में झपकती सैकड़ों आंखें। फिर एक रात एक आदमी बस में चढ़ा। वो सामान्य दिख रहा था, मध्यम उम्र का, साधारण कपड़े पहने हुए, मगर जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराया। रमेश, काफी समय हो गया ना? मेरी रगों में बर्फ दौड़ गई। मैं उसे नहीं जानता था, मगर वो मुझे जानता था। और पहली बार
जब से मैंने इस बस को चलाना शुरू किया था, कोई मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठा। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। वह आदमी मेरे बगल में बैठा था। उसकी आंखें मेरे चेहरे को इस तरह टटोल रही थीं, मानो वह मेरी हर दबी हुई सच्चाई जानता हो। तुम अब भी समझ नहीं पाए रमेश। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसके नीचे कुछ था, कुछ अनजाना, कुछ अमानवीय। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, दे नहीं सका। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी, उम्मीद करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि यह बस एक और डरावना सपना हो। लेकिन वह सपना नहीं था, वह हकीकत था। और फिर उसने वह बात कही जिसने मेरे अंदर की सारी हिम्मत चूस ली। मुझे पहचान नहीं रहे, मैं भी एक ड्राइवर था। मेरा दम घुटने लगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। पहली बार मैंने उसे ठीक से देखा। उसका चेहरा, उसकी वर्दी, उसके सीने पर जरा एक धुंधला नाम पट। राठौड़, मेरा पुराना साथी, वही आदमी जो रूट 44 के हादसे में मारा गया था। मैंने स्टीयरिंग और जोर से जकड़ लिया। तो तुम जिंदा कैसे हो? वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं जिंदा नहीं हूं रमेश, लेकिन अब तुम भी नहीं हो। बस के भीतर एक धीमी भयानक गूंज उठी, जैसे पूरी बस मेरी बात सुन रही हो। मुझे सांस लेना मुश्किल लगने लगा। यह बस रुकती नहीं है रमेश। राठौड़ ने पीछे से टिका लिया। उसकी आंखें कोहरे से ढकी सड़क को घूरने लगी। जिस दिन मैंने यह रूट लिया था, उस दिन मुझे भी लगा था कि यह बस एक सफर है, लेकिन यह सफर नहीं है, यह एक सज्जा है। मेरा सीना कसने लगा। सज्जा? किस बात की? मैं पूछना चाहता था, मगर उससे पहले रेडियो फिर से चरमराने लगा और फिर एक जानी पहचानी घबराई हुई आवाज गूंजी। रमेश, सुन रहा है? रमेश, बस से उतर। अरिफ की आवाज थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? मैंने आखिरी बार उसे तब सुना था जब बस हादसे का शिकार हुई थी, और फिर भी उसकी आवाज रेडियो में गूंज रही थी, पहले से भी ज्यादा तेज। राठौड़ का चेहरा काला पड़ गया। उसकी बात मत सुनो। मैंने तेजी से रेडियो पकड़ा। मेरे सीने में घबराहट की लहर उठी। अरिफ भाई, मुझे निकाल यार, मैं स्टैटिक। फिर, रमेश, तूने सफर पूरा नहीं किया है, बस एक मौका है, अगली स्टॉप पर मत रुकना। मैंने राठौड़ की ओर देखा। उसका चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया। उसकी आंखें अंधेरी और गहरी हो गईं। अगर तूने इस बस को रोकने से मना किया तो वे तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे रमेश। और पहली बार मैंने राठौड़ की आंखों में डर देखा। मैंने सामने देखा और वहां वह थी। अगली बस स्टॉप, आखिरी स्टॉप, और मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, बस को रोकूं या अज्ञात की ओर बढ़ जाऊं। बस अपने आप धीमी होने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी में एक अकेला यात्री खड़ा था। वह इंसान नहीं था, अब नहीं। उसकी त्वचा झूल रही थी, आंखें खोखली थीं। वह एक यात्री था, बस में चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। राठौड़ की आवाज एक धीमी फुसफुसाहट में बदल गई। मत सोच रमेश, बस रुक जा। लेकिन मेरे कानों में अरिफ की आवाज गूंज रही थी, उसकी चेतावनी, बस मत रोकना। मेरी उंगलियां कांपने लगी। वह यात्री मुझ पर घूमा और मुस्कुराया, एक भयंकर सड़े हुए काले दांतों से भरी मुस्कुराहट। मैंने अपना पैर ब्रेक पर रखा, बस कांप उठी, और फिर मैंने अपना मन बदल लिया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। इंजन गरज उठा। उस यात्री का चेहरा गुस्से में बिगड़ गया। वह चीखा। पूरी बस झंझना उठी और फिर स्टॉप गायब हो गई। सामने की सड़क पानी जैसी लहराने लगी और मैं अंधकार में गिर गया। दुनिया ढाने लगी। बस अब सिर्फ तेज नहीं चल रही थी, वह गिर रही थी। सड़क एक सांप की तरह मुड़ने लगी। उसके किनारे उखड़कर एक अंतहीन खाई में समा रहे थे। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने से बाहर निकलता महसूस हो रहा था। रेडियो फिर से चरमराया। रमेश, सुन रहा है? तू अभी भी बच सकता है। अरिफ की आवाज थी, लेकिन वह टूट रही थी, जैसे कोई उसे खींचकर कहीं ले जा रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, पूछना चाहता था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन स्टैटिक ने उसकी आवाज निगल ली और फिर बस किसी चीज से जोर से टकराई। टक्कर से मैं आगे गिरते गिरते बचा, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा, मैं हाईवे पर नहीं था, मैं कहीं और था। बस रुक चुकी थी, लेकिन भोपाल में नहीं, किसी ऐसी जगह जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा, एक शहर, ऊंची इमारतें, अजीब से अंधेरे आसमान की ओर फैली हुई।
कोई सूरज नहीं था, सिर्फ चमकती हुई नीली लाल रोशनी जो पूरे शहर को एक अलौकिक रोशनी में रंग रही थी। और सड़कें वे लोगों से भरी थीं। लेकिन कुछ गलत था, वे हिल नहीं रहे थे। सब एक जगह जमे हुए थे, सिर झुका हुआ, चेहरों पर गहरी छायाएं, एक जमे हुए शहर की तरह। मैंने राठौड़ की ओर देखा, लेकिन वह गायब था। उसकी सीट खाली थी, सिर्फ उसकी ड्राइवर कैप वहां पड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने गियर पकड़कर बस से निकलने की कोशिश की, लेकिन बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और उस अंधेरे से कोई अंदर आया। एक औरत, काली साड़ी पहने, उसका चेहरा एक काले घूंघट से ढका हुआ। वह धीरे धीरे चली, उसके पैरों की कोई आहट नहीं थी। और फिर एक धीमी सरसराती फुसफुसाहट। रमेश! मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह मुझे जानती थी। वह पहले वाली सीट पर बैठ गई, हाथों को शांति से अपनी गोद में रख लिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बस के इंजन ने गुर्राते हुए जोर से आवाज की और बिना मेरे कुछ किए बस फिर से चल पड़ी। वह औरत मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा अब भी घूंघट में छिपा था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ वह मुझे घूर रही थी। तूने सफर अधूरा छोड़ दिया है रमेश। मेरे गले में कुछ अटक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? वह थोड़ा झुकी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक डरावना कंपन था। यह बस तब तक नहीं रुकेगी जब तक सफर पूरा ना हो जाए। मेरा गला सूखने लगा। कौन सा सफर? उसकी आवाज मुलायम थी, लेकिन डरावनी। वापस चल। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वह चुप रही। कोई गुस्सा, कोई झुंझलाहट नहीं, बस उसका एक हाथ उठा। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट खींचना शुरू किया और उसका चेहरा मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। एक डरावना खुलासा। जैसे ही उसने घूंघट हटाया, मेरी सांस अटक गई। उसकी त्वचा राख जैसी राख, इतनी ज्यादा खींची हुई कि ऐसा लग रहा था किसी ने उसे जबरदस्ती उसकी हड्डियों पर चिपका दिया हो। उसकी आंखें नहीं, वह आंखें नहीं थीं। वे अंधेरे के कुएं थे, अंतहीन गहरी खाइयां जो रोशनी को निगल जाती थी। और उसका मुंह, वह इंसानों जैसा नहीं था। उसके होंठ फटे हुए थे, इतने ज्यादा कि ऐसा लग रहा था किसी ने जबरदस्ती खींचकर उन्हें अलग कर दिया हो। दांत बेतरतीब, असमान, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी मसूड़ों में ठूंस दी हो। एक भयानक मुस्कान जो सिर्फ किसी मृत आत्मा की हो सकती थी। और फिर वह बोली, लेकिन उसके होंठ हिले ही नहीं। तूने रास्ता बदल दिया रमेश, अब तू वापस नहीं जा सकता। मेरे गले में चीख अटक गई, लेकिन मैंने उसे जब्त कर लिया। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ये सच नहीं हो सकता, ये सपना होगा। लेकिन नहीं, बस चलती रही। मौत की नगरी, बाहर की इमारतें, वे अब स्थिर नहीं थीं। वे सांस ले रही थीं। उनकी दीवारें फूल रही थीं, सिकुड़ रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज जिंदा होते हुए तड़प रही हो। और जो लोग अभी तक जमे हुए खड़े थे, वे अब हिलने लगे। उनके सिर झटके से ऊपर उठे। उनकी काली गहरी आंखें मुंह पर जम गईं। और फिर सभी ने एक साथ मुस्कुराया। तेज खौफनाक दांत, बहुत चौड़े, असामान्य होंठ। मेरे पेट में मरोड़ उठी। ये शहर नहीं था, ये एक कब्रिस्तान था, और मरे हुए अब जाग चुके थे। मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची। मैंने एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा दिया। इंजन दहाड़ा। बस अब मौत के इस शहर की सड़कों पर तेजी से भाग रही थी। भूल भुलैया से बाहर एक रास्ता। काली साड़ी वाली औरत अभी भी वहीं बैठी थी। उसका चेहरा स्थिर था। उसकी खाली आंखें मेरी ओर देख रही थीं, जैसे टूटा हुआ आईना मेरे डर को वापस दिखा रहा हो। मैंने सड़क पर ध्यान दिया और अचानक मैंने उसे देखा। एक मोड़, एक पतली टेढ़ी मेढ़ी गली जो इस शहर से बाहर निकल रही थी। मैंने बिना सोचे गाड़ी उधर घुमा दी। जैसे ही बस के पहिए उस रास्ते पर पड़े, वह शहर गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। रूट 44 फिर से, लेकिन वह अंधेरा स्थिर नहीं था। बस अभी भी चल रही थी, लेकिन अब मैं उसे चला नहीं रहा था। कोई और, कुछ और बस को चला रहा था। और फिर मैंने उसे देखा। एक साइन बोर्ड, सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, रूट 54। मेरी छाती कसने लगी। नहीं नहीं, यह नामुमकिन था। मैंने रूट 54 को छोड़ दिया था, लेकिन रास्ता मुझे वापस खींच लाया था। अब कोई बचने का रास्ता नहीं। काली साड़ी वाली औरत फिर बोली, तू इस सफर से भाग नहीं सकता रमेश।
अब मुझ में गुस्सा भर गया। तुम मुझसे चाहती क्या हो? उसके होंठ हल्के से फड़के। फिर उसने अपनी उंगली उठाई। धीरे से उसने रियरव्यू मिरर की तरफ इशारा किया। मैंने देखने से खुद को रोकना चाहा, लेकिन कुछ था जो मेरी आंखें जबरदस्ती ऊपर खींच ले गया। और जब मैंने शीशे में देखा, मेरी चीख गले में ही घुट गई। बस अब खाली नहीं थी, हर सीट भरी हुई थी, सवारियों से जो यहां नहीं होनी चाहिए थी, सवारियां जो सालों पहले मर चुकी थी। वे चेहरे जो मैं पहचानता था, रूट 44 के उस आखिरी हादसे के लोग, वे लोग जो कभी अपने घर नहीं लौट पाए। उनकी निर्जीव आंखें मुझ पर टिकी थीं, रियर व्यू मिरर से मुझे घूरते हुए, और फिर एक एक करके वे मुस्कुराने लगे। तेज नुकीले दांत, असाधारण चौड़े होंठ। चलो रमेश, सफर पूरा करें। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में उतर गई। सभी यात्री मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पीले अजीब थे। कुछ की खोपड़ी पर गहरे घाव थे, कुछ की गर्दनें अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थीं, कुछ की आंखें गायब थीं, बस काले गहरे गड्ढे रह गए थे। लेकिन उनके होंठ, हर किसी के होंठ फैले हुए थे, वही डरावनी टूटी हुई अजीबो गरीब मुस्कान। मेरा पेट मिचलाने लगा। ये बस सिर्फ भूतिया नहीं थी, ये मरे हुओं की एक बारात थी, और मैं इस बारात का ड्राइवर। अब कोई रास्ता नहीं। मैंने स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मेरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ, वे मेरी नहीं सुन रहे थे, बस खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। सामने सिर्फ अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस एक अंतहीन काली सड़क। एक आवाज। पीछे से मैंने मुंह खोला, चीखने के लिए, गुहार लगाने के लिए, दुआ मांगने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कोई शब्द निकलता, मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई। पहचाना हमें रमेश? मैंने खुद को पीछे देखने से रोकना चाहा, लेकिन नहीं। मेरे सिर ने खुद ब खुद मुड़ना शुरू कर दिया, और फिर मैंने उसे देखा। अर्जुन, मेरा पुराना कंडक्टर, रूट 44 के हादसे में मारा गया आदमी। वो पहली सीट पर बैठा था, वही पुरानी वर्दी पहने हुए, लेकिन अब वो वर्दी खून से लथपथ थी। उसका चेहरा बीच से फटा हुआ, खोपड़ी कुचली हुई, लेकिन उसकी मरी हुई आंखें अब भी मुझ पर जमी हुई थीं। तू भाग गया था रमेश? मेरी छाती कसने लगी। नहीं, तूने हमें छोड़ दिया था। मैंने दांत भींच ली। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने सोचा था। झूठ मत बोल। अर्जुन आगे झुका। उसकी ठंडी बर्फ जैसी सांस मेरे कानों से टकराई। तुझे सब पता था। और फिर वो मुस्कुराया, और अचानक सभी मरे हुए यात्री हंस पड़े। एक भयानक अमानवीय हंसी जो बस की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मैंने अपने हाथ कानों पर रख लिए। बस करो, बस करो। लेकिन हंसी और जोर से गूंजने लगी, ज्यादा डरावनी, ज्यादा असहनीय। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। गहरी घुटन भरी चुप्पी, और फिर एक शब्द गूंजा, पूरा कर। मैंने अर्जुन की तरफ देखा। मेरा दिल दहाड़े मार रहा था। क्या पूरा करूं? उसके होंठ फड़फड़ाए, और फिर उसने आगे इशारा किया। मैंने उसकी नजरें फॉलो की, और फिर मेरा खून जम गया। सामने सड़क पर वही पुराना हादसा, सालों पहले हुआ एक्सीडेंट, चिथड़े चिथड़े हुए जिस्म, लहूलुहान सड़क, टूटी फूटी बस। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मलबे के किनारे एक साया खड़ा था। वो मुझे देख रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। वो मैं था, पुराना मैं, वो रमेश जो उस रात भाग गया था। मेरा सिर घूमने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन वो सच था। मैं देख सकता था खुद को, वही पुरानी वर्दी पहने, आंखों में वही दहशत लिए। मैं चीखना चाहता था, मैं अपनी आंखें बंद कर लेना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। बस अब भी चल रही थी, और मैं धीरे धीरे अपने ही अतीत के सामने पहुंच गया। मेरा पुराना रूप जमी हुई आंखों से कुछ देख रहा था। मेरे पीछे कुछ था, मुझे नहीं मुड़ना था, लेकिन कुछ मुझे मजबूर कर रहा था। मैंने अपनी गर्दन घुमाई, और फिर वो वहां थे, यात्री। अब वो अपनी सीटों पर नहीं थे, अब वो खड़े थे, अपनी टूटी फूटी लाशों के साथ, मुझ पर झुके हुए। मैंने फिर से अपने पुराने रूप की तरफ देखा, और तभी मुझे एहसास हुआ, वो मुझे देख नहीं रहा था, वो मुझसे भीख मांग रहा था। मुझे वो करना था जो उस रात में नहीं कर सका। मुझे सफर पूरा करना था। मेरे अंदर कुछ बदला,
और फिर सड़क दो हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता अंधेरे में जाता था और दूसरा उसी हादसे की तरफ, उसी पल की तरफ जहां मैंने सबसे बड़ी गलती की थी, जहां मुझे रुकना चाहिए था, जहां मुझे मर जाना चाहिए था। बस अब मुझे आगे नहीं ले जा रही थी, मुझे पीछे ले जा रही थी। उसी रात में, उसी मौत के मंजर में मैंने गहरी सांस ली और फिर मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया। बस कांप उठी, यात्री सिहर गए, सामने की सड़क मुड़ गई और फिर मैं वापस आ गया। फिर से उसी मलबे में, फिर से उसी बरसात में, फिर से उसी मनहूस रात में मैंने खुद को देखा, वही पुराना मैं, भागने के लिए तैयार। लेकिन इस बार मैं नहीं भागा, मैं आगे बढ़ा। मैंने हाथ बढ़ाया और अपने पुराने रूप के कंधे पर रख दिया। वो कांप उठा, धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार मैंने वो शब्द कहे जो मुझे सालों पहले कहने चाहिए थे। रुक जा रमेश, डर मत, अब सफर पूरा करना है। और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली, मैं बस में नहीं था, रूट 44 पर नहीं था, मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। ऊपर ट्यूबलाइट झपक रही थी, पूरे शरीर में दर्द दौड़ गया। तभी एक नर्स भागती हुई आई। आप होश में आ गए। मैंने पलकें झपकाई, दिमाग सुन्न था। मैं कहाँ हूँ? नर्स ने हल्की मुस्कान दी। आप भोपाल के अस्पताल में हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन तेज दर्द की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। फिर यादें उमड़ पड़ी। बस, यात्री, वो रास्ता, मौत का वो शहर, वो डरावनी हंसी। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। दीवार के सामने एक शीशा था और जब मेरी नजर अपने अक्स पर पड़ी, मैं जम गया, क्योंकि मेरी परछाई अकेली नहीं थी। मेरे पीछे वो थे, अरुण। बाकी यात्री मुझे देख रहे थे, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो शांत थे। और फिर वो धीरे धीरे धुंध में बदल गए, गायब हो गए। सफर खत्म हो चुका था, मैंने आखिरकार उसे पूरा कर दिया था। लेकिन अंदर कहीं मैं जानता था, कुछ रास्ते कभी नहीं भूलते और रूट 44 हमेशा मेरा इंतजार करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।